नमस्कार दोस्तों, समर्पण नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, अपन जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बारे में डिस्कशन चल रहा था अपना, जो अपन ने ए पार्ट और बी पार्ट अपन ने देख लिया है। आज अपन देखने वाले हैं पार्ट सी, जिसमें हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अपन कि इसकी डेफिनेशन की कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। तो दोस्तों, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो होती है एक सिस्टेमिक रेस्पॉन्स होता है बॉडी का। जैसे ब्लड अपन ने किसी भी पेशेंट को ब्लड दिया और जो इनकम्पेटिबल जो ब्लड है अगर वो अपन ने पेशेंट को दे दिया तो उस इनकम्पेटिबल जो ब्लड होता है उसके द्वारा उसका जो रिएक्शन है उसका रिएक्शन का जो रिस्पॉन्स है जो बॉडी देती है उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं। ये किसके द्वारा हो सकता है? मेनली एबीओ इनकम्पेटेबिलिटी के द्वारा हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शंस, डब्ल्यूबीसीज या प्लेटलेट या प्लाज्मा प्रोटीन होता है, इनसे जो एलर्जिक रिएक्शन हो जाए इसकी वजह से हो सकता है। पोटेशियम या सिट्रेट जो प्रिजर्वेटिव होता है ब्लड का, उनकी वजह से भी ये हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। कौन कौन सी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होती हैं इसके अपन टाइप देखते हैं। तो सबसे पहला है अक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। पहली जो होती है एक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, मतलब तुरंत जैसे ही अपन ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट किया और कुछ ही मिनट के बाद में सडनली क्या होता है, हीमोलाइटिक रिएक्शन हो जाए, उसको बोलते हैं एक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। उसके बाद में सेकंड है डिलेड हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। जो सेकंड होता है वो होता है डिलेड हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। नेक्स्ट है पायरोजेनिक रिएक्शन। उसके बाद में है एलर्जिक रिएक्शन। पायरोजेनिक जो रिएक्शन होता है वो किसी पायरोजन की वजह से, जो ऐसा एजेंट या ऐसा सब्सटेंस जो फीवर प्रोड्यूस करता है उसके द्वारा वो रिएक्शन हो जाए, या एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, या सेंसिटिविटी हो जाए, या एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो जाए कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, सडनली एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाए, या फिर ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। कुछ डिजीज़ हैं जो ब्लड के द्वारा ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ट्रांसमिशन उनका हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस है, पहली जो है एक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, डिलेड हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, पायरोजेनिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, एनाफाइलेटिक रिएक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, जैसे कि हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस बी और सी। दोस्तों, जो पोस्ट ट्रांसफ्यूजन जो होने वाला जो डिजीज़ है वो होता है हेपेटाइटिस सी। ठीक है, इसके अलावा सिफिलिस है, मलेरिया है, ये सब पोस्ट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो सकती हैं। इसके बाद में है सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है कि ज़्यादा अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दे तो सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाए। हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम ज़्यादा हो सकता है। हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम की कमी हो सकती है। हीमोसिड्रोसिस हो सकता है, मतलब हीमोसिड्रोसिस का मतलब है आयरन का ओवरलोड हो सकता है आयरन। इनफिल्ट्रेशन हेमेटोमा हो सकता है। थ्रम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है कि ब्लड वेसल्स हैं उनका इन्फ्लेमेशन हो जाए। पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। दोस्तों, ये जो एक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है वो 5 to 15 मिनट के अंदर डेवलप हो जाती है। जैसे ही अपन ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट किया उसके 5 to 15 मिनट के अंदर ब्लड एक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाता है। इन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन सर्कुलेटरी आरबीसीज आर रप्चर्ड विद द रिलीज ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोलाइटिक है, इसका मतलब जो आरबीसीज है उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। क्यों जो एक्यूट हीमोलाइटिक रिएक्शन, क्या कारण हो सकता है एक्यूट हीमोलाइटिक रिएक्शंस का? एबीओ इनकम्पेटेबिलिटी हो सकती है, आरएच इनकम्पेटेबिलिटी हो सकती है कि अगर आरएच
RS कंपेटिबिलिटी अपन ने नहीं देखी, तो उसकी वजह से भी हीमोलाइटिक रिएक्शन हो सकती है, एक्यूट हीमोलाइटिक रिएक्शन हो सकती है। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ब्लड, स्टोरेज नहीं हुआ हो ब्लड का, अनकंट्रोल रेफ्रिजरेशन ऑफ ब्लड रिजल्टिंग इन फ्रीजिंग, ज़्यादा फ्रीज कर दिया है या उसका टेम्परेचर अपन ने मेंटेन नहीं रखा, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक उसको स्टोर रख लिया है। वार्मिंग ऑफ ब्लड अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड, कि अपन ने जो है ब्लड को 40 डिग्री से भी ऊपर वार्म कर दिया है। या एक्सपोजर ऑफ ब्लड टू डेक्सट्रोज सोल्यूशन, डेक्सट्रोज सोल्यूशन के से एक्सपोजर हो गया हो ब्लड का, इसकी वजह से ये कारण है एक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के। क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं कि अगर किसी पेशेंट को एक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ है तो उसके क्लिनिकल फीचर क्या हो सकते हैं। ऑनसेट ऑफ फीवर, फीवर आएगा पेशेंट में, चिल्स, हेडेक, उसको कंपकपी आएगी, सर दर्द हो जाएगा, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, साइनोसिस हो सकता है, चेस्ट पेन होगा, नोजिया या वोमिटिंग हो सकती है। इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट जो है वो उसकी बढ़ जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी, हीमोग्लोबिनूरिया, जो यूरिन है उसमें हीमोग्लोबिन आ सकता है, मतलब ब्लड सेल्स देखी जा सकती हैं। कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड हाइपोटेंशन फॉलोड बाय शॉक, हाइपोटेंशन होगा उसके बाद में शॉक की कंडीशन में पेशेंट जा सकता है। ओलिगूरिया, देन एन्यूरिया फॉलोड बाय रीनल फेल्योर, ओलिगूरिया होगा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट हो सकता है, और ओलिगूरिया के बाद में एन्यूरिया, मतलब कम्प्लीटली जो यूरिन आउटपुट है वो बंद हो सकता है, उसके बाद में रीनल फेल्योर हो सकता है। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है, एक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अगर पेशेंट में होती है, तो अपन को क्या करना चाहिए। तो ऐसा होता है तो सबसे पहले अब जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसको डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए तुरंत। सबसे पहला काम यही करना है, अगर कोई पोस्ट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रही है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हीमोलाइटिक रिएक्शन हो रही है, कोई भी रिएक्शन हो रही है, तो सबसे पहले अपन डिस्कनेक्ट कर देंगे या स्टॉप कर देंगे जो इन्फ्यूज़न है, ट्रांसफ्यूजन है। इन्फॉर्म द फिजिशियन, फिजिशियन को इन्फॉर्म करेंगे तुरंत। इन्फॉर्म लेबोरेटरी टू क्रॉस मैचिंग, जो ब्लड है जो अपन ने चढ़ाया था उसको तुरंत ही लेबोरेटरी भेज देंगे क्रॉस मैचिंग के लिए। आईवी इन्फ्यूज़न लगा देंगे, जो पेशेंट है जिसको रिएक्शन हो गया है वो नॉर्मल सेलाइन उसको चला देंगे तुरंत ही। लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ब्लड इज़ गिवन टू प्रमोट, लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लूड देंगे पेशेंट को, ताकि डाययूरेसिस और ताकि जल्दी से जल्दी उसका जो भी अंदर गया है ब्लड वो बाहर आ जाए। मॉनिटर वाइटल साइन, एवरी 15 मिनट से वाइटल साइन लेते रहेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड फ्लूड एंड इनटेक एंड आउटपुट, जो इनटेक एंड आउटपुट जो है पेशेंट का वो अपन क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ऑक्सीजन दे देंगे, डिस्निया अगर पेशेंट को हो रहा है तो ऑक्सीजन अपन उसको दे देंगे। नेक्स्ट आती है डिलेड हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ये इनकम्पेटेबिलिटी की वजह से होती है, आरबीसी एंटीजन्स की इनकम्पेटेबिलिटी हो जाए उसकी वजह से डिलेड हो जाएगी जो रिएक्शन होती है। इट डेवलप्स डेज टू वीक्स आफ्टर ट्रांसफ्यूजन, ये तुरंत नहीं होती है। डिलेड का मतलब कुछ समय बाद में, कुछ वीक्स के बाद में हो सकता है, कुछ डेज के बाद में ये रिएक्शन हो सकती है। इट इज़ फीचर्ड बाय परसिस्टेंट डिक्रीज इन HB लेवल, इसमें क्या होता है कि लगातार जो HB लेवल है पेशेंट का वो फॉल हो जाएगा, और उसके अलावा लो ग्रेड फीवर पेशेंट को होएगा। मैनी टाइम्स दिस रिएक्शन इज मिस्ड इफ़ नाउन इन्फॉर्म द फिजिशियन, कई बार होता है ये रिएक्शन नहीं हो पाती है, तो अपन को क्या करना है, फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन है वो है पायरोजेनिक रिएक्शंस। दोस्तों मैंने बताया पायरोजन क्या होता है, पायरोजन मतलब ऐसा सब्सटेंस जो फीवर प्रोड्यूस करता हो, तो वो रिएक्शंस भी हो सकती है। इट डेवलप्स इमीडिएटली और विद इन 6 आवर्स ऑफ इन्फ्यूज़न, या तो तुरंत पायरोजेनिक रिएक्शंस हो सकती है या फिर 6 घंटे बाद में, जो इन्फ्यूज़न के 6 घंटे हैं उसके बाद में हो सकती है। इट रिजल्ट फ्रॉम पायरोजेनिक सब्सटेंस फ्रॉम द ट्यूबिंग्स, या ट्यूबिंग से पायरोजेनिक सब्सटेंस की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि ये एक असेप्टिक प्रोसीजर है और अपन ने अगर कुछ गड़बड़ करते हैं, अपन असेप्टिक प्रोसीजर यूज़ नहीं लेते हैं, तो इसकी वजह से पायरोजेनिक रिएक्शंस हो सकती है। क्या कारण हो सकते हैं, इम्प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ डोनर साइट, जो डोनर्स साइट जो अपन जहाँ से ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं वो इम्प्रॉपरली प्रिपेयर किया हो अपन ने, एंटीसेप्टिक्स अपन ने यूज़ नहीं लिया हो, नॉट फॉलोइंग प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक्स अपन ने यूज़ नहीं लिया हो, एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन टू WBC प्लेटलेट एंड कंटेंट ब्लड प्रोडक्ट
जो है उनका WBC और प्लेटलेट से एंटीजन रिएक्शन हो जाए या एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाए, ये कारण पायरोजेनिक रिएक्शंस के हो सकते हैं। इसके अलावा जो पायरोजेनिक रिएक्शन अगर पेशेंट में हो रही है तो उसके क्या क्लिनिकल फीचर आएंगे, फीवर होगा, चिल्स होंगे, कंपी आएगी, पेशेंट का फीवर हो जाएगा, नोजिया वोमिटिंग होगा, डायरिया हो सकता है, हेडेक, बैक एक, डेलीरियम, शोक एंड रीनल फेलियर होगा। तो इनको कैसे प्रिवेंट करेंगे? प्रॉपर स्क्रीनिंग ऑफ डोनर का ब्लड लेते टाइम उसका प्रॉपर स्क्रीनिंग करेंगे। यूज ऑफ डिस्पोजेबल एंड पायरोजन फ्री स्टेराइल सिरिंजेज, ट्यूबिंग्स एंड कलेक्टिंग एंड ट्रांसफ्यूजिंग द ब्लड। कलेक्टिंग और ट्रांसफ्यूजन करने के दौरान अपन को क्या करना है, पायरोजन फ्री जो सिरिंजेज होती हैं, क्योंकि रीयूज़ नहीं करना है, सिरिंज नहीं लेनी है, पायरोजन फ्री सिरिंज लेनी है। ट्यूबिंग्स जो है वो रीयूज़ नहीं करना है, जो नई ट्यूबिंग है वो अपन को यूज़ में लेना है, और जो स्टोरेज की जो टेक्निक है प्रॉपर अपन को यूज़ में लेनी है। उसके बाद में आता है एलर्जिक रिएक्शन। इट डेवलप्स एनी टाइम और विद इन 1 आवर ऑफ ट्रांसफ्यूजन। एलर्जिक रिएक्शन है, किसी भी टाइम हो सकता है या फिर 1 घंटे के अंदर अंदर हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शंस आर रिजल्ट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ द इंडिविजुअल टू द प्लाज्मा प्रोटीन इन द ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड। एलर्जिक रिएक्शंस हैं जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसकी सेंसिटिविटी की वजह से भी हो सकती है या उसकी वजह से होती हैं। इट इज़ करेक्टराइज बाई ईचिंग। ये क्या करेक्टराइज है, मतलब क्या साइन सिम्टम आएंगे? ईचिंग होगा, रेसेस हो जाएंगे, लेरिंजियल एडिमा होगा एंड ब्रोंकियल स्पाज्म इन सीवियर केसेस। सीवियर केसेस में ब्रोंकियल स्पाज्म हो सकता है, लेकिन जो सीवियर केसेस नहीं होते उसमें ईचिंग होगा, रेसेस होंगे और लेरिंजियल एडिमा हो सकता है। ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे? एलर्जिक रिएक्शन अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हो गई है तो क्या करेंगे? तो ट्रीटमेंट नॉर्मली इंक्लूड इंजेक्शंस ऑफ एंटीहिस्टामिन। रेसेस हो रहे हैं, इचिंग हो रहा है तो एंटीहिस्टामिन देंगे एंड कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हो रही है तो अपन क्या करेंगे? कोर्टिकोस्टेरॉइड दे देंगे, इम्यूनोसप्रेसेंट दे देंगे। नेक्स्ट है एनाफाइलेटिक रिएक्शन। ये रेयर कंडीशन में ऐसा होता है, एनाफाइलेटिक रिएक्शंस होते हैं, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग होती है, क्योंकि एनाफाइलेटिक रिएक्शंस हमेशा लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं। डेवलप्स इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसफ्यूजन ऑफ फ्यू ml ऑफ ब्लड। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है, कुछ ml ब्लड का पेशेंट में जाते ही तुरंत हो सकती हैं। इट इज़ कॉज्ड बाई इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन इन क्लाइंट विद IgA डेफिशिएंसी। इम्यूनोग्लोबिन जो ए है उसकी डिफिशियंसी की वजह से ये हो सकती है। इट इज़ करेक्टराइज बाई सीवियर कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर। अगर एनाफाइलेटिक रिएक्शन हुआ है पेशेंट में तो सीवियर कार्डियोपल्मोनरी फीचर्स जो हैं वो होंगे। डिस्निया होगा, साइनोसिस हो जाएगा, टैकीपनिया हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा, हाइपोटेंशन एंड कोलैप्स की कंडीशन पेशेंट को हो सकती है। इमीडिएटली ट्रांसफ्यूजन इज स्टॉप, क्योंकि कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है, कॉम्प्लिकेशन कुछ भी हो रहा हो, सबसे पहला काम अपना यही है कि उसको सबसे पहले उसको बंद कर देंगे, स्टॉप कर देंगे ट्रांसफ्यूजन को, और फिजिशियन को क्या करेंगे? इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, और जो वाइटल साइन है एवरी 15 मिनट से अपन उसको लेते रहेंगे जब तक पेशेंट रिकवर नहीं हो जाता है। इसके अलावा सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है। कई बार क्या होता है, पेशेंट जो है वो उसको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, तो अपन बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज करते रहते हैं, तो कई बार क्या होता है, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाता है पेशेंट में। इसके अलावा हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि अपन जानते हैं जब आरबीसी रिलीज होती है तो इंट्रासेलुलर कैटाइन है पोटेशियम, तो आरबीसी जो है रेप्चर होंगी तो उसमें पोटेशियम निकलेगा, तो इसकी वजह से पोटेशियम जो है ब्लड में बढ़ जाएगा। हाइपरकैलेमिया हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, कैल्शियम जो है उसकी कमी हो सकती है ब्लड में, क्यों होगी वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। हेमोसिट्रोसिस हो सकता है। हेमोसिट्रोसिस का मतलब होता है कि आयरन का ओवरलोड हो जाए। इसके अलावा इन्फिल्ट्रेशन एंड हेमाटोमा हो सकता है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है, मतलब जो ब्लड वेसल्स है उनका इन्फ्लामेशन हो सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। सर्कुलेटरी ओवरलोड के बारे में देखते हैं। गिविंग होल ब्लड टू पेशेंट विद सीवियर एनीमिया इज वेरी डेंजरस एज पेशेंट रिक्वायर RBCs नॉट अदर कंपोनेंट ऑफ ब्लड एंड मे डेवलप सर्कुलेटरी ओवरलोड। होल ब्लड जब देते हैं उसकी कंडीशन में सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है। कंडीशन ऑफ हार्ट फेल्योर में आल्सो क्योज द सर्कुलेटरी ओवरलोड।
विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हार्ट फेल्योर भी सर्कुलेटरी ओवरलोड की वजह से हो सकता है। कैसे करेंगे प्रिवेंट, कैसे करेंगे सर्कुलेटरी ओवरलोड को? जो होल ब्लड है उसकी बजाय अपन क्या करेंगे, आरबीसी, जो पैक्ड आरबीसी है अपन ने पढ़ा था, वो अपन पेशेंट को प्रेस्क्राइब करेंगे या वो देंगे। डायरेटिक्स पेशेंट को दे सकते हैं ट्रांसफ्यूजन से पहले, ताकि प्लाज्मा वॉल्यूम है, डायरेटिक्स देंगे तो जो फ्लूइड वॉल्यूम है या प्लाज्मा वॉल्यूम है पेशेंट का वो कम हो जाएगा। ये ट्रांसफ्यूजन से पहले देना होता है। ट्रांसफ्यूज द ब्लड एट स्लो रेट, एकदम स्लो रेट से पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करेंगे ब्लड, ताकि सर्कुलेटरी ओवरलोड ना हो जाए। फास्ट अगर इन्फ्यूज़ कर देंगे तो उसमें सर्कुलेटरी ओवरलोड होने के चांसेस रहेंगे। चेक द पेशेंट पल्स एवरी 15 मिनट, एवरी 15 मिनट से पेशेंट का जो पल्स है वो अपन चेक करेंगे। चेक द पेशेंट्स नेक वेन फुलनेस, नेक वेन जो है वो फुलनेस के लिए, जैसे सर्कुलेटरी ओवरलोड होता है, जो कैरोटिड जो सब क्लेवेन जो वेन होती हैं वो फुल हो सकती हैं, तो वो अपन चेक करेंगे। सेंट्रल वीनस प्रेशर अपन चेक करेंगे। साइन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साइन अपन चेक करेंगे कि उसको डिस्निया वगैरह तो नहीं हो रहा है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी तो नहीं हो रही है। ठीक है, एक मिनिमम क्वांटिटी ऑफ ब्लड एट ए टाइम, एक टाइम एक मिनिमम क्वांटिटी देंगे, ऐसे नहीं बैक टू बैक चटाए जा रहे हैं उसको। स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन एंड इन्फॉर्म द फिजिशियन, अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन आता है, सर्कुलेटरी ओवरलोड होता है, तो अपना काम होता है सबसे पहले उसको बंद कर दो और फिजिशियन को इन्फॉर्म कर दो। ठीक है, इसके बाद में आता है हाइपरकैलेमिया, कि पोटेशियम ज़्यादा हो गया। स्टोर्ड ब्लड में क्यों हाइपरकैलेमिया? क्योंकि अपन जानते हैं हाइपरकैलेमिया क्यों होगा, अपन जानते हैं कि आरबीसी का जो लाइफ स्पान है 120 डेज होता है, और लंबे समय तक अगर जो ब्लड है फ्रेश ब्लड नहीं है तो 120 डेज अगर किसी भी आरबीसी जो है वो उसका लाइफ स्पान पूरा कर लेती है तो वो उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। जितना ज़्यादा ब्रेकडाउन होगा उतना ही इंट्रासेलुलर जो है पोटेशियम है वो रिलीज होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, हाइपरकैलेमिया की कंडीशन हो सकती है। हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है, जो ये सीट्रेट टॉक्सिसिटी की वजह से होता है। अपन जानते हैं प्रिजर्वेटिव होता है एक सीट्रेट, जो सीट्रेट जो है वो क्या करता है, जो बॉडी में जो आयोनाइज्ड जो कैल्शियम होता है उसके साथ में बाइंडिंग कर लेता है और टिटेनी प्रोड्यूस कर देता है, टिटेनस कर देता है, और उसके साथ बाइंडिंग करके वो शरीर के बाहर निकल जाता है। तो ऐसी कंडीशन में शरीर के सीट्रेट जो है ब्लड में है, जो इन्फ्यूजन जो दे रहे हैं, ट्रांसफ्यूजन जो ब्लड कर रहे हैं अपन, उस ब्लड में वो सीट्रेट है। सीट्रेट के जो क्या करता है, फ्री आयोनाइज जो कैल्शियम होता है बॉडी का, उसके साथ में मिलके और कैल्शियम को बाहर कर देता है बॉडी से। इस कंडीशन में हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन हो सकती है, और फिर पेशेंट में हाइपोकैल्सीमिया होगा तो टिटेनी होगा। इसके अलावा जो अलग जो हाइपोकैल्सीमिया के जो साइन है वो होंगे। तो इस ऐसी कंडीशन में क्या करना है, हाइपोकैल्सीमिया का जो ट्रीटमेंट है वो है कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो पेशेंट को क्या करेंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट उसको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ कॉम्प्लिकेशन, कि अगर कोई पेशेंट है उसका कॉम्प्लिकेशन ये हुआ है तो अपन क्या कर रहे हैं कि तुरंत ही अपन उसको देख के पेशेंट को और ट्रांसफ्यूजन है उसको स्टॉप कर रहे हैं। दोस्तों अगर ऐसी कंडीशन होती है कि पेशेंट जो है अनकॉन्शियस होता है, और उसमें अपन कैसे देखेंगे, क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा जाता है कि अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है उसको आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में जो आप क्या करोगे, कैसे देखोगे कि उसमें कॉम्प्लिकेशन आया है या एडवर्स रिएक्शन हुई है। तो ऐसी कंडीशन में अपन सबसे पहले देखेंगे जो पेशेंट का जो बीपी है वो फॉल हो जाएगा, और जो उसका जो पल्स रेट है वो हाई ज़्यादा भी हो सकती है या कम भी हो सकती है, टैकीकार्डिया भी हो सकता है या ब्रैडीकार्डिया भी हो सकता है। इसके अलावा जो हीमेचूरिया होगा, पेशेंट का जो यूरिन है वो उसको अपन को चेक करना होगा, उसमें कहीं आरबीसी तो नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हीमोसिड्रोसिस जो होता है, हीमोसिड्रोसिस में क्या होता है, अब मैंने बताया कि आयरन ओवरलोड हो जाता है। इट में डेवलप इन क्लाइंट रिसीविंग फ्रीक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, आयरन का ओवरलोड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट रिगार्डिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर कोई ब्लड का ट्रांसफ्यूजन के कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो अपन को क्या करना है, वो अपन हर एक रिएक्शन के बाद में या हर एक कॉम्प्लिकेशन के बाद में भी देख रहे हैं, एक जनरल व्यू भी देख लेते हैं कि सबसे पहले स्टॉप अपन को करना है। यही अपना काम है कि अगर कोई रिएक्शन कॉम्प्लिकेशन अपन को दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले उसको बंद कर देंगे। नोटिफाई द फिजिशियन, फिजिशियन को बोलेंगे। कनेक्ट आईवी लाइन विद
0.9% नॉर्मल सेलाइन, जो नॉर्मल NS है, नॉर्मल सेलाइन है, वो तुरंत अपन पेशेंट को कनेक्ट कर देंगे। बी विद द क्लाइंट, ऑब्जर्व द साइन एंड सिम्टम एंड मोनिटर द वाइटल साइन टिल दे बिकम स्टेबल। जब तक पेशेंट रिकवर नहीं हो जाता या स्टेबल नहीं रह जाता तब तक उसके पास खड़े रहेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे और बार बार उसके साइन और सिम्टम 15 मिनट से अपन लेते रहेंगे। गेट रेडी टू इमरजेंसी ड्रग्स सच एज वैसोप्रेसर्स, एंटास्टामिन, स्टेरॉयड एंड फ्लूइड्स। किसी भी प्रकार की, चाहे वो अक्यूट हेमोलाइटिक रिएक्शन हो, चाहे वो डिलेड हो, या फिर ओवरलोड वाली हो, सर्कुलेटरी ओवरलोड वाली हो, या फिर एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, या फिर जो एनाफाइलेटिक है, कोई भी रिएक्शन हो सकती है। इसके लिए जो इमरजेंसी ड्रग्स हैं, वैसोप्रेसर है, एंटास्टामिन है, स्टेरॉइड्स हैं, फ्लूइड्स हैं, वो अपन रेडी रखेंगे। प्रिपेयर फॉर CPR, इमरजेंसी कंडीशन में अगर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होती है तो उस कंडीशन में CPR की ज़रूरत पड़ सकती है। ऑब्टेन ए यूरिन स्पेसिमेन एंड सेंड टू द लेबोरेटरी, तुरंत अपन एक यूरिन का स्पेसिमेन लेंगे पेशेंट का और उसको लेबोरेटरी सेंड कर देंगे। सेव द ब्लड कंटेनर एंड ट्यूबिंग्स फॉर रिटर्न टू द बैंक, जो ट्यूबिंग्स है उसको अपन सेव कर लेंगे। डॉक्यूमेंट द रिएक्शंस एंड मेजर्स कैरिड आउट, जो भी रिएक्शंस हुआ है उसको अपन डॉक्यूमेंट करेंगे, क्या क्या उसमें सिम्टम आए थे, क्या क्या रिएक्शन हुई थी, और अपन ने क्या क्या उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए या उसके मेजर्स क्या क्या यूज में लिए, उसको अपन क्या कर लेंगे, डॉक्यूमेंट उसको अपन कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये अपना ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कंप्लीट हुआ है। 3 पार्टों में अपने इसको कंप्लीट किया है। पहला पार्ट A, दूसरा B और पार्ट C में अपन ने तीनों में ये ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कंप्लीट किया है। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, या ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जो प्रोसीजर है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो जैसा भी आपको समझ में आया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।